गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। इस लेक्चर के उससे पहले के किसी भी लेक्चर्स की PDF फाइल के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी देखना बिल्कुल मत भूलिए, यहाँ भी आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको यहाँ प्राप्त होगी। ओके, तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक किस शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी? तो राइट आंसर होगा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। कहाँ पर? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। क्यों लगाई गई ये रोक? क्योंकि जो पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता था, उससे क्या होता था कि शिवलिंग को जब उसको क्लियर किया जाता था तो उससे इसका क्षरण हो रहा था, शिवलिंग घिस रही थी। ठीक है, तो इस वजह से उसके क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अब इसका जो अभिषेक है वो पंचामृत से नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर याद रखना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो उज्जैन है, उज्जैन का जो ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिण मुखी है। कैसा है? दक्षिण मुखी है। ओके, दक्षिण की तरफ मुख है। और ये क्वेश्चन MPPSC में और SI के एग्जाम में आ चुका है, तो MPPSC और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे क्लियर कट। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कुछ महीनों में 250 से अधिक चाइनीज मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। यह किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो राइट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। ठीक है, और इसकी धारा कौन सी है? 69A। धारा 69A के तहत इसे क्या किया गया? बैन किया गया। आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले सरकार के द्वारा 59 ऐप, फिर 47 समथिंग और फिर 118, ठीक है, 118 ऐप पर क्या लगाया गया है? बैन लगाया गया। और उसमें सबसे फेमस थे आपका टिकटॉक और ये जो PUBG गेम है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है कि भारत की संप्रभुता और नागरिकों के निजता के अधिकार की, प्राइवेसी का जो राइट है उसकी रक्षा के लिए ये किया गया। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों में से कोई गेम किसी भी तरीके का डाउनलोड करता है तो सबसे ज्यादा परमिशन आपको गेम वाले ऐप में ही मांगी जाती है। कॉन्टैक्ट परमिशन, गैलरी परमिशन, लोकेशन परमिशन। ठीक है, तो इस तरीके की सभी परमिशन क्या होता है, जनरली हम गेम के चक्कर में फटाफट देते जाते हैं और इनका मिसयूज होने लगता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कौन सा अधिनियम के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये बैन लगाया गया है। लेकिन देखिए, ये जो बैन लगाया गया है ये मोबाइल वाला जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, उस पर लगाया गया कि मोबाइल ऐप पर बैन है। लेकिन जो PC में PUBG गेम आता है उस पर इसकी कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये ऐप किसने डेवलप किया था? तो ये साउथ कोरियन कंपनी है ब्लू होल, उसने डेवलप किया था। साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया था। और जो चीन की कंपनी है टेंसेंट, उसने मोबाइल वर्जन जो है इसके लगभग 60% से अधिक क्या है? शेयर खरीद लिए थे। इसलिए सरकार ने, चीनी जो सरकार है उसको झटका देने के लिए, वहां के उद्योग झटका देने के लिए भी इस ऐप को क्या किया है? प्रतिबंधित किया है। तो ये आप याद रखेंगे। PC पर जो साउथ कोरियन कंपनी है उसके द्वारा जो वर्जन है उसे अभी बंद नहीं किया गया, तो इसका यूज आप लोग कर सकते हैं। चलिए, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास इंदिरा नेवी बंगाल की खाड़ी में सितंबर 2020 में कौन से क्रम का संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा 11वें क्रम का, क्योंकि ये जो अभ्यास है 2003 से प्रारंभ हुआ था और 2020 में इसका 11वां संस्करण 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य संपन्न हुआ है। तो राइट, पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि इंदिरा युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? भारत और रूस के मध्य होता है। कहाँ हुआ है 2020 में? बंगाल की खाड़ी में हुआ। कब से कब तक हुआ है? 4 से 5 सितंबर के मध्य हुआ है। प्रारंभ कब से हुआ था? तो प्रारंभ कब से हुआ था इसका? 2003 से। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में पाकिस्तान को किस देश ने नो आर्म्स नीति को कायम रखने की घोषणा की है? ठीक है, पाकिस्तान के लिए। तो ये घोषणा की गई है रूस के द्वारा।
देखिए, आपको पता होगा, अभी न्यूज़ में सुना होगा आपने, कि राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे रक्षा मंत्री, वो कहाँ गए हैं, रूस में गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे समझौते हुए और उसी का प्रभाव है, और भारत की जो नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि पाकिस्तान के लिए रूस ने नो आर्म सप्लाई नीति को कायम रखा है। क्या है ये नो आर्म सप्लाई? पाकिस्तान को रूस हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। छोटे मोटे हथियारों की बात नहीं हो रही, जो हथियार वो भारत को बेचता है वो हथियार वो रूस को नहीं देगा, क्योंकि आपने देखा है कुछ मंथ में भारत द्वारा बहुत बड़े तेजी से क्या किया गया, रक्षा खरीदी की गई है, और उसमें रूस से भी बहुत सारे हथियारों को खरीदा गया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने रोका है? रूस ने रोका है। रूस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे रूस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रूस की लोकेशन है ये, ठीक है। इस पार्ट को, इसको बोलते हैं एशियाई रूस और इसे बोलते हैं यूरोपीय रूस। और इनको कौन अलग करती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो ये करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। तो ये भी आप याद रखेंगे। राजधानी क्या है? मॉस्को है। मुद्रा क्या है? रूबल है। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन है। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। इनसे आपको एक पॉइंट याद रखना, 2036 तक ये क्या रह सकते हैं? रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये संविधान में संशोधन किया गया है। और हाल ही में रूस तथा भारत ने ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, जो संसद है यहाँ की रूस की, वो क्या है? ड्यूमा। और डाइट कहाँ की संसद है? तो ये है आपके जापान की। ठीक है, तो ये क्लियर कट याद रखेंगे आप। रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। रूस ने विश्व की पहली अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी सेना में शामिल किया है, और अपनी सेना में मिसाइल को शामिल करने वाला ये विश्व का पहला देश है। विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट अकेडेमिका लोमोनोस, ये भी रूस ने साइबेरिया क्षेत्र में स्थापित किया है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। AUDFS-1 नाम से ब्रह्मांड में नई, ये नहीं है, नई है, न्यू, नई आकाशगंगा या गैलेक्सी किस देश ने के खगोलविदों के द्वारा खोजी गई? तो राइट आंसर होगा भारत के खगोलविदों के द्वारा खोजी गई है। देखिए, जो ब्रह्मांड है ये अनंत है और इसमें अनेकों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, उसी में से एक आकाशगंगा क्या है? हमारी आकाशगंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। और भारत की जो मतलब जो विश्व, हमारे विश्व की जो आकाशगंगा है पृथ्वी की, उसके बाहर जो आकाशगंगा खोजी गई है AUDFS-1, ये कितनी दूरी है इसकी? 9.3 अरब प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। ठीक है, दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई होती है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जो भारत का एस्ट्रोसैट है, ठीक है, उससे हमें ये जानकारी मिली है। क्या है अंतरिक्ष में भारत का एस्ट्रोसैट? क्या नाम है उसका? तो ये है मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो हमारे देश का पहला एस्ट्रोसैट है, उसने ही इसे खोजा है। किसे? AUDFS-1 को। ठीक है, और इस टीम को लीड कौन ने किया है? तो इस टीम को लीड किया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक शाह ने इसे लीड किया है। ठीक है, कनक शाह इस टीम के क्या है? हेड हैं। इन्हीं के नेतृत्व में इस एस्ट्रोफिजिक्स नई आकाशगंगा को खोजा गया है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। और किसने खोजा है? तो भारत के खगोलविदों के द्वारा इसे खोजा गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB के लिए निम्न में से किस मिशन को प्रारंभ करने की मंजूरी दी है? मिशन को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है। तो राइट आंसर होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, मिशन कर्मयोगी। क्या किया गया है? मिशन कर्मयोगी को प्रारंभ किया गया है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको, जो 26 लाख सेंट्रल के 46 लाख जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं, उन्हें इसका लाभ होगा और उन्हें इसमें कवर किया जाएगा। कर्मयोगी मिशन के लिए सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 510.86 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इस मिशन को प्राप्त करने के लिए, इस मिशन को लागू करने के लिए। ठीक है, तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित काम होंगे। तो ये हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद का गठन किया जाएगा। डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचलन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म हेतु एक विशेष प्रयोजन कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाएगा। क्षमता विकास आयोग का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय कमेटी बनेगी और इन सबका उद्देश्य क्या है? जो कर्मचारी हैं सेंट्रल के, उनकी क्षमता को विकसित करना, उनमें नवाचार लाना, इनोवेशन के प्रति उन्हें जागरूक करना और कार्यों में तीव्रता लाना, ठीक है, संवेदनशील बनाना, मतलब उनका पूरा का पूरा जो कार्यशैली है उसमें क्या करना, एक नवाचार की प्रकृति को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के साथ एडवांस्ड AK-47 203 राइफल्स की डील की है? देखिए, जो AK-47 राइफल है ये आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, AK-47। और ये जो एडवांस AK-47 203 राइफल्स है ये भारत किस देश से खरीदेगा? तो ये भारत खरीदेगा रूस से। किससे खरीदेगा? रूस से खरीदेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अभी जो हमारे सैनिक हैं हिमालयी क्षेत्रों में, वहां पर उनके पास कौन सी मिसाइल है? तो ये इंसाज मिसाइल है। ये क्या होता है, जो ठंडा मौसम होता है तो उसमें क्या हो जाती है, जाम हो जाती है, चलती नहीं है। तो उन्हीं के लिए ये AK-47 203 राइफल खरीदी गई है। ओके, और ये क्या करेगी? ये 1 मिनट में कितनी गोलियां दागती है? 600 गोलियां दागती है। इसकी स्पीड है 1 मिनट में 600 गोलियां दागती है, ठीक है। इसका वेट कितना है? तो वेट है 4 kg। ओके, और लगभग इसका भी सरकार ने कोई ऐसा क्लियर नहीं किया है, लेकिन लगभग न्यूज में जो आ रहा है उसके हिसाब से $1100 समथिंग की इसकी कीमत होगी। ओके, और ये 400 मीटर की दूरी तक क्या लगा सकती है? सटीक निशाना लगा सकती है 400 मीटर की दूरी तक। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। हाँ, AK-47 जो राइफल है इसका निर्माण करता कौन थे? क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है, तो किसने बनाया था इसे बनाया था पहली बार मिखाइल कालानिकोव ने। कसालानिकोव। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हम किससे खरीद रहे हैं? तो रूस से खरीद रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का 29 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इनका भाई कोरोना की वजह से निधन हुआ है, याद रखना, कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। और ये देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और इनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? डॉक्टर एस पद्मावती का। इंपॉर्टेंट है, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता था, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। और इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती। डॉक्टर शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां पहला आ जाए वो क्वेश्चन खुद बोलता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए। तो पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन हुई? डॉक्टर एस पद्मावती। पहली महिला महासचिव पंजाब की कौन बनी है? तो ये बनी है विनी महाजन। कौन बनी है? विनी महाजन। पहली महिला DGP केरल की कौन बनी है? आर श्रीलेखा, ठीक है, आर श्रीलेखा। और पहली महिला महानिरीक्षक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? उषा पांडे बनी है। उषा पांडे बनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए पॉइंट शामिल किए थे ताकि अभी जो लास्ट वीक जितना पहला पहला रहा है वो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पे लिए गए बड़े क्रूड कैरियर जहाज का क्या नाम है जिसमें हाल ही में आग लग गई? तो इसका नाम क्या था? MT न्यू डायमंड। क्या नाम है इसका? MT न्यू डायमंड। जो श्रीलंका का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर इस जहाज जब ये गुजर रहा था तभी इसके बायलर में आग लगने की वजह से क्या हो गया, ये इसमें फट गया और वो आग लग गई। इसमें ये आग इसलिए ज्यादा न्यूज का विषय बनी क्योंकि इस जहाज में, ठीक है, जब ये क्रूड ऑयल ले जा रहा था तो इसमें निश्चित बात है क्रूड ऑयल बड़ी मात्रा में भरा होगा। तो कितना भरा था? 2.70 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल से ये भरा था, ठीक है। 2,70,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इसमें था। और इसके समय रहते जो कोस्टल गार्ड है और इसके मतलब हेलीकॉप्टर से भी इस पर क्या किया गया, आग को बुझाया गया। अदरवाइज जब ये ज्यादा फैलता तो आप लोग समझ सकते हैं समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र था वो कितनी बड़ी उसको क्षति होती, क्योंकि क्रूड ऑयल से क्या होता है उसके जो अंदर जीव पाए जाते हैं वो बड़ी संख्या में
मर जाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एमटी न्यू डायमंड पारादीप में जो क्रूड ऑयल था जहाज था उसमें क्या लग गई, आग लग गई। ओके, ये नाम तो आपको याद रखना है। प्रतीक्षा, प्रतिछाया और करुणा, ये सभी क्या है, तो ये सभी समुद्री एम्बुलेंस है जिसे केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके लिए, जो मछुआरे होते हैं उन्हें इमरजेंसी में क्या करना, सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के क्या थे, पहले थे ये हमारे उपराष्ट्रपति देश के, और दूसरे क्रम के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बने थे 1962 में, और उनके ही जन्मदिन को भारत मनाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कुल 47 देश के 47 क्या शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, और जो मध्य प्रदेश के हैं संजय जैन, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएस ओपन मेंस सिंगल का पहला मैच पिछले 7 सालों में पहली बार किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, यूएस ओपन का खिताब नहीं जीता है, यहाँ बोल रहे हैं यूएस ओपन मेंस सिंगल का पहला मैच जीता है। ओके, तो पहला मैच जीतने वाले भारतीय कौन बन गए पिछले 7 सालों में, मतलब 7 साल पहले भी कोई जीत चुका है, तो ये बन गए हैं अभी सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल ने ये पहला मैच जीता है। और इनसे पहले जो मैच जीता था 7 साल पहले, वो जीता था सोमदेव बर्मन ने। तो सभी जानते हैं सोमदेव देववर्मन का नाम, जो क्या है हमारे टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, सुमित नागल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 तक अपनी 500 परियोजना में कितने लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो 500 परियोजना है कोल इंडिया लिमिटेड की, उसमें क्या होगा, 1.22 लाख करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, तो ये घोषणा की गई है प्रहलाद जोशी। कौन है ये, तो ये है हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो ये उसकी घोषणा करेंगे क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है, इनका लोकसभा क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। और इन्होंने हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया था कौल क्षेत्रों की निगरानी के लिए, तो उसे क्या कहा गया, सत्यभामा पोर्टल। ठीक है, सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया था किसने, प्रहलाद जोशी ने। किस क्षेत्र के लिए, कोयला क्षेत्र पर निगरानी और उसके नियंत्रण तथा नियमन के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन शुरू करते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन बन गए, वीके यादव। देखिए क्या था, 2015 में ये डिसाइड कर लिया गया था रेलवे बोर्ड को क्या किया जाएगा, उसको समाप्त करके, ठीक है, सॉरी, रेलवे बोर्ड में जो चेयरमैन का पद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और सीईओ का पद बनाया जाएगा, और उसके अतिरिक्त भी 5 अधिकारी इसमें होंगे। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बन गए हैं। तो जो इसके पहले चेयरमैन थे वही इसके पहले सीईओ बन गए, मतलब विनोद कुमार यादव या वीके यादव। ओके, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पद अब समाप्त कर दिया गया। पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत टॉप 50 देशों में शामिल किया गया। भारत की रैंक कितनी है, 48वीं है। ठीक है, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर ब्रिटेन, 5वें पर कौन है, नीदरलैंड। तो टॉप 5 को भी आप याद रखेंगे। और 130 देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही, 2020 में 48वीं रही। 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 52वीं थी। क्या थी, 52वीं। 2021 में विश्व साइकिल समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो हमारा प्यारा देश भारत करेगा। साइकिल जो समिट है या सम्मेलन है उसकी मेजबानी। द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव बुक के लेखक कौन है, तो ये करण जौहर हैं। ठीक है, याद रखना। माइंड मास्टर ऑटोबायोग्राफी किसकी है, विश्वनाथ आनंद की, और ये हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें ही मिला था। ठीक है, और विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 2020 में 25 लाख रुपए कर दी गई है। वन अरेंज्ड मर्डर बुक के लेखक कौन है, तो ये चेतन भगत है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले जब क्या हुआ था, भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ हुए थे, तो पहली बार किसे दिया गया था, तो 1954 में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित हुए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 में कब से कब तक मनाया जाएगा, 1 से लेके 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण वीक। ठीक है, न्यूट्रिशन वीक। लेकिन इस बार क्या है, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही क्या कर रहे हैं, पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, न्यूट्रिशन
एजुकेशन मंथ के रूप में। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोनों कब मनाए जाते हैं? 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? तो प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं, मतलब पहले से ही थे और इनके कार्यकाल में 6 माह की वृद्धि कर दी गई है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए अभिक सरकार। कौन बन गए? अभिक सरकार। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? मुरली रामकृष्णन। कौन बन गए? मुरली रामकृष्णन। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने। कौन बने? आयुष्मान खुराना। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, के सीएमडी कौन बने? हेमंत खत्री बने हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 22 जून 1941 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो अभी हमने पढ़ा उषा पांडे बनी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? राकेश अस्थाना बन गए। कौन बन गए? राकेश अस्थाना। पंजाब और सिंध बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? एस कृष्णन बने। कौन बने हैं? एस कृष्णन बने हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने हैं कौन? राजकुमार श्रीवास्तव। राजकुमार श्रीवास्तव। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, शंघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को निम्न में से किस देश में आयोजित होगा? ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आपके कमेंट सेक्शन में जिसको भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है आप जरूर कीजिए, अदरवाइज आपको इवनिंग तक कमेंट सेक्शन में चैनल की तरफ से आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर।